नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इम्पोर्टेंट प्लस चैनल पर। इस चैनल पर काफ़ी लोग रीट के भी जुड़े हुए हैं या फिर अदर लोग जिनके पास वीडियो सजेस्ट होती है वो यहाँ जुड़ते हैं, तो ये वीडियो लास्ट तक देखें। रीट एग्ज़ाम हो तो चुकी है लेकिन वो कैंसिल होगी नहीं होगी या क्या कट ऑफ रहेगी, क्या हम कह सकते हैं। जितने लोगों से मैंने बात की है रीट वालों से, तो कितनी कट ऑफ जा सकती है या पेपर का क्या फीडबैक रहा। मतलब पेपर सरल था लेकिन उसके बावजूद क्या क्या गलतियाँ लोगों से हुई और कितने लोगों से कितनी गलतियाँ हुई, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और कोई सवाल ऐसा भी है जो आपने देखेंगे वीडियो वायरल हो रहे हैं कि एक 4 टीचर 4 आंसर बता रहे हैं उस क्वेश्चंस के। जो एक क्वेश्चन था वो मोस्टली तो रचनात्मक वाला कि जो मिड टर्म एग्ज़ाम होती है वो किस तरह के एग्ज़ाम, उसके क्वेश्चन के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहें। रीट के बारे में काफ़ी चर्चा करेंगे यहाँ पर, जितनी भी करनी है। आप लोग देखिए, लास्ट वीडियोज़ में मैंने कमेंट देखे थे कि कितने स्कोर बन रहे हैं। इस वीडियो पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए, मैं तो एक रीट का खुद मैंने तैयार की थी, एग्ज़ाम दी थी, तो मैं एज ए स्टूडेंट इस चीज़ को देख रहा हूँ। मेरे को एक्सपीरियंस भी नहीं है कि मैंने रीट के एग्ज़ाम दिए हों, उनके बारे में चर्चा कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। एज ए स्टूडेंट मेरे क्या विचार हैं वो मैं यहाँ रखूँगा, तो आप लोग जुड़ें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। जैसा आपको पता है, कई बार में जाकर ये एग्ज़ाम 26 सितंबर को हुई थी, पहले कई बार आगे बढ़ चुकी थी। और राजस्थान में कई पेपरों से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको साक्षात ऐसे लोगों के दर्शन हुए होंगे जो फर्जीवाड़े से नौकरी लगे हैं। तो इसमें तो कोई वो नहीं है कि कोई ऐसा सब करता हो ना। आज के ज़माने में इतना सब कुछ होते हुए कोई अगर ऐसे सोचता हो कि नहीं यार, सरकारी सिस्टम में फर्जीवाड़ा नहीं होता है, पता चल जाता है, पकड़ लेते हैं, ये सब फालतू की अफवाहें, तो ऐसा नहीं है। फर्जीवाड़े से लोग लगते हैं नौकरी, ये बात सच है। और उसकी सीमाएँ इस रीट एग्ज़ाम में बहुत क्रॉस कर चुकी थी, ये समझ लो आप। तो एग्ज़ाम हो तो गया, लेकिन जो स्टूडेंट सोचते हैं ना कि ये एग्ज़ाम होने के बाद हम फ्री हो जाएंगे, मतलब जैसा मैंने भी सोचा था कि एग्ज़ाम के बाद मैं फ्री हो जाऊंगा, लेकिन अब तक ये नहीं पता कि एग्ज़ाम हो गई, क्या एग्ज़ाम सक्सेसफुली हो गई या फिर कैंसिल हो जाएगी। क्योंकि कोर्ट में याचिका दायर कर चुके हैं और पता नहीं धरने आंदोलन वगैरह भी चल रहे हैं। और क्या ये सही है कि एग्ज़ाम कैंसिल कराना? तो देखिए, कुछ धरना था वो अब तो शायद ख़त्म हो गया है। जो किरोड़ी लाल जी बैठे थे वहाँ पर, तो ऐसे आँख बंद करके भी कुछ भी नहीं बोलना चाहिए कि एग्ज़ाम कैंसिल ही कराओ। देखिए, 1000-2000 के कहने से एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होते हैं, और ये एग्ज़ाम बहुत बड़े पैमाने पे थी। और उसके बाद कैंसिल कराने के बाद अगर आगे एग्ज़ाम करवाते तो क्या गारंटी है कि वापस से फर्जीवाड़ा नहीं होगा? ठीक है, तो मैं इस चीज़ के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ कि एग्ज़ाम कैंसिल हो। क्योंकि देखिए, आप जांच कैसी भी करवा सकते हो, सीबीआई बैठवाओ या कोई भी इंटरनेशनल बैठवा लो, कोई जांच कैसे भी जांच करवा लो। जो लोग यहाँ पर जो नेटवर्क बना हुआ है फर्जी लोगों का, उसको आप निकाल सकते हैं। अगर ईमानदारी से काम करें तो उन लोगों को आप एग्ज़ाम से वंचित कर दें, मतलब बाहर निकाल दें। ठीक है, और बाकी जो देखिए, सब फर्जी नहीं थे। जो जितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया था 95% ओरिजिनल थे लोग। तो उनका तो कम से कम सोचो, जिनका पेपर मेहनत से अच्छा गया है। मान लो दोबारा एग्ज़ाम होती है और उनका बाद का बिगड़ जाता है, तो उनके साथ तो ये गलत हुआ है ना, जिन्होंने मेहनत की है। तो इसको एग्ज़ाम को कैंसिल नहीं कराया जाना चाहिए। जो जिनका फर्जी एग्ज़ाम हुआ है उनको बाहर निकाल सकते हैं, या फिर जिस सेंटर पर बहुत ज़्यादा गड़बड़ी है उस सेंटर का दोबारा एग्ज़ाम हो सकता है, ये बात ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम को पूरे को कैंसिल करना, इतनी बड़ी जो अरेंजमेंट थे वो वापस नहीं हो पाएंगे। ठीक है, और दोबारा कोई गारंटी भी नहीं है कि एग्ज़ाम इस बार पूरे पारदर्शिता के साथ होगा, या 100% गारंटी है कि इस बार फर्जीवाड़ा नहीं होगा। और इसमें ये बात सही है कि फर्जीवाड़ा हुआ है, मैं बिल्कुल इस पक्ष में हूँ कि फर्जीवाड़ा हुआ है और बहुत बड़े बड़े लोग इसमें मिले हुए हैं। तो इसकी बड़ी स्तर की जाँच हो, उन लोगों को बाहर निकाला जाए और इसका रिजल्ट ज़रूर घोषित किया जाए। और देखिए, इस जो कट ऑफ है वो कितनी जाएगी? देखिए, पिछले एग्ज़ामों में कट ऑफ कम जाती थी। ऐसा नहीं है फर्जीवाड़े पहले नहीं होते थे, पहले भी होते थे, लेकिन इस स्तर पर कभी नहीं हुए इस तरीके से, बहुत कम हुआ करते थे। तो कट ऑफ पर फ़र्क दो चीज़ों से पड़ेगा। पेपर के ऊपर, पेपर सरल था, और दूसरा जो ये फर्जी लोग हैं, ये जैसे मान लो 1000 लोग या 2000 लोग फर्जी गए तो वो उन सीटों को खा गए और कट ऑफ बढ़ जाएगी, ये बात निश्चित है। तो यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ा है, वो फिर भी कट ऑफ क्रॉस कर लेंगे। लेकिन जो एवरेज लोग थे, जो रीट में एलिजिबल थे, रीट के योग्य थे। देखिए, रीट छोटी एग्ज़ाम है, 3rd ग्रेड जॉब है, तो इसमें कोई आईएएस लेवल की तैयारी या दिमाग की ज़रूरत नहीं होती। और जो लोग इसमें नहीं लगेंगे, अब रह जाएंगे हाई कट ऑफ से, तो ऐसा नहीं है कि वो लोग रीट के लायक नहीं थे, वो थे, लेकिन इस फर्जीवाड़े की वजह से रह जाएंगे। ठीक है, इसलिए उन लोगों को आप बाहर कर दो, जांच करके। जो फर्जीवाड़े से 1000-2000 जाने वाले हैं उनको आप खींच दो जाल को बाहर, और सख्त जांच करके उनको बाहर निकाला जा सकता है। उसके बाद रिज़ल्ट जारी करें पूरी। और देखिए, सरल पेपर से फ़र्क नहीं पड़ता है। सरल था तो सबके लिए था, 5-7 नंबर कट ऑफ बढ़ जाएगी, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसा थोड़ी ना कि आधे लोगों को सरल था, आधे लोगों को कठिन था।
और इतना सरल होने के बावजूद भी देखिए, मैंने बहुत सारे दोस्तों से बात की और मैंने खुद ने ही पेपर दिया है, तो गलतियाँ माइनर हो जाती हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो सरल पेपर का फ़ायदा उठा पाते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा, ठीक है, जो बहुत अच्छे से पेपर करते हैं, जिनको एक्सपीरियंस होते हैं पेपर हो गए। तो मैंने तो खुद ने पहली बार पेपर दिया था, तो मेरी भी गलतियाँ हो गई, ठीक है। स्कोर क्या रहा उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्या कट ऑफ रहेगी, लेकिन सबसे गलतियाँ हुई हैं ऐसी माइनर मिस्टेक जो इंसान बचपन से वो चीज़ पढ़ रहा है, या उसी स्ट्रीम में कोई मान लो बायोलॉजी का है और बायोलॉजी पढ़ता है खूब अच्छे से, उसने एमएससी कर रखी है किसी सब्जेक्ट में, बायो में, और वो बायो से रिलेटेड बहुत छोटे क्वेश्चन को गलत कर देता है, तो इसको माइनर मिस्टेक ही कहा जाता है। ऐसा नहीं है वो उस चीज़ को जानता नहीं है, ठीक है। और इन एग्ज़ामों में यही तो खेल है टाइम का और प्रेजेंस ऑफ माइंड। आप उस टाइम कैसा जो है खुद को रिप्रेजेंट करते हुए आप अपनी नॉलेज को कितना वहाँ पर बेहतर यूज़ कर पाते हो। तो पेपर सरल होने से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। हम एवरेज कट ऑफ देखिए क्या होता है, जैसे पिछले एग्जाम में मान लो आप एवरेज कट ऑफ मान लो, एवरेज जो सिलेक्शन हुए थे मान लो आप 114 पे हुए, ठीक है, ये किसी में बता नहीं रहा हूँ, लेकिन मान लो 114 पे हुए, तो पहले हुआ करता था कि जो सारे लोग सेंटर्ड थे, स्कोर जो 120, 118, 117, 117, 118 बहुत सारे लोगों के जो नंबर हुआ करते थे और वो टीचर बन जाते थे 114 को पार करके। इस बार क्या होगा पता है, कट ऑफ तो इस बार भी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, मान लो 122 कट ऑफ रही, तो इस बार होगा कि जो लोग हैं वो 125, 26 पर सेंटर्ड रहे हैं। बहुत सारे लोग जो मैक्सिमम स्कोर रहेगा रीट में 125, 126 के आसपास रहेगा। 125 के आसपास बहुत सारे लोग हैं जो 125, 124 पर जो केंद्रित हैं रीट में, ठीक है। तो ये बस वो बढ़ गया कि जैसे पहले 117 पर ज़्यादा लोग पाए जाते थे एग्जाम में, तो इस बार वो पेपर सरल था तो 6-7 नंबर बढ़ा लो, 23, 24 इतने के लगभग बहुत सारे लोग जो है स्कोर आपको मिल जाएगा। आप बात कर लेना किसी से, 120 से 125 के बीच में आपको मैक्सिमम लोगों का स्कोर मिल जाएगा। काफ़ी कम लोग हैं जो 125 से ऊपर पहुंच पाए और बहुत कम लोग जो 130 से ऊपर निकल पाए हैं, कितना भी सरल पेपर हो। बाकी टैलेंटेड लोग रहते भी हैं जो 140 तक पहुँच चुके हैं, बिल्कुल पहुँच सकते हैं इस पेपर में, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सभी ऐसे नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग तो और एग्जाम में चले जाते हैं, सिलेक्शन हो जाता है उनका इस टाइम तक। बाकी यहाँ पर भी 10-50 लोग ऐसे होते हैं जो 140 स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। पहले ऐसा हुआ करता था कि जो मैक्सिमम स्कोर था मान लो 134, 136 जो पहले रहा करते थे, 138, तो वो बहुत कम होते थे, 1-2-3 लोग होते थे तो इतना स्कोर कर पाते थे, बाकी 130 से नीचे गिर जाते थे, और मैक्सिमम लोग थे वो 125 से नीचे रहते थे। इस बार ऐसा नहीं है कि 125 ऊपर लोग नहीं, बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि पेपर सरल था। कट ऑफ की बात करें तो देखिए ऐसा नहीं होगा कि लेवल सेकंड की कट ऑफ, मैं सेकंड की बात कर रहा हूँ अभी, फर्स्ट की थोड़ी करेंगे बाद में, कि फर्स्ट में कोर्ट वाला भी मैटर है। देखिए सेकंड लेवल का बात करें तो ऐसा नहीं कट ऑफ 130 से ऊपर निकल जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे नहीं कि यार सभी के नंबर इतने आ रहे हैं, सारा वह सभी के नहीं आते हैं, वो बहुत कम लोगों के आते हैं इतने नंबर। मैक्सिमम लोग हैं वो नीचे ही पड़े रहते हैं, मतलब मैं खुद भी नीचे ही हूँ। तो देखिए मेरे सेकंड लेवल साइंस में 128 नंबर, 129 नंबर बैठ रहे हैं, ठीक है। बोर्ड के आंसर की बताएगी मेरे बैठ तो 130 रहे, लेकिन मान लो 128 आप, या फिर कम भी हो सकते हैं बोर्ड के आंसर जो की आती है, तो इतना। और इसमें इस बार मैटर देखिए पिछली कट ऑफ और इस कट ऑफ में, क्योंकि देखिए ओवरऑल कट ऑफ बाद में निकलती है, रीट के नंबर अलग होते हैं और ग्रेजुएशन का जो पार्ट जुड़ता है वो फिर दोबारा निकलती है, ठीक है। तो पहले वो 70-30 का रेशो था, 70% रीट वाले थे और 30% ग्रेजुएशन के। इस बार 90% है और 10% ग्रेजुएशन के, तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, मतलब सिलेक्शन होने वाले जो लोग हैं उनमें काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। जो ग्रेजुएशन लेके बैठे उनका इतना ज़्यादा मतलब नहीं रहेगा, हाँ बिल्कुल ही फ़र्क रहेगा ज़रूर, लेकिन अगर आपकी 65% या 70% है ग्रेजुएशन में तो आप काफ़ी अच्छी पोजीशन में है, ठीक है। क्योंकि 80-90% वाले तो बहुत कम मिलते हैं ग्रेजुएशन में, ज़्यादातर की परसेंट 70 के आसपास ही रहती है, तो इतने हैं तो आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये बात है कि रीट में से आपको जो है नंबर एक गिर जाएगा। मान लो आपके रीट में 125 नंबर आ रहे हैं और इसमें आपके ग्रेजुएशन में आपके 65 के लगभग परसेंट है, तो आप 2 नंबर गिर जाएंगे, ये समझ के चलिए, मतलब ओवरऑल आपके 123 मानी जाएगी, ठीक है। तो कट ऑफ की बात करें पहले कम जाती थी, 114, 113, 110 पे भी सिलेक्शन हो जाते थे, 112 पे, 115 पे। इस बार कट ऑफ किसी भी हालत में 120 से कम नहीं रहेगी, ठीक है। जनरल ओबीसी की बात कर रहा हूँ, हो सकता है SC ST या EWS में किसी कारणवश कोई की कम रह जाए, लेकिन लगता नहीं है कि 120 से कम रहेगी। ओवरऑल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ मैं, ओवरऑल कट ऑफ 120 से जस्ट ऊपर मानी, हो सकता है 120 चली जाए किसी भी उसकी, लेकिन ये बात है कि OBC EWS SC ST की 125 ऊपर किसी भी हालत में नहीं जाएगी। ओवरऑल कट ऑफ 122, 123 या मोस्ट मानिए आप 123 के लगभग, 125 पे ओवरऑल जिसके रीट और ग्रेजुएशन का जो पार्ट मिला के जो निकलती है लास्ट में 125 अगर बैठ रहे हैं जनरल वाले के भी, तो उसका भी सिलेक्शन आप मान सकते हैं। मतलब बहुत अच्छी दौड़ में वो, श्योर तो खैर कुछ नहीं कह सकते इस एग्ज़ाम में जो हुआ है, क्योंकि पता चलेगा बाद में कितने लोग अगर इसी प्रोसेस पे वो रिज़ल्ट दे देते हैं बिना फर्जी लोगों को निकाले,
तो हो सकता है कट ऑफ को वो लोग बढ़ा दें और ज़्यादा, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं बढ़ सकती है। अगर ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ इंक्रीज़ हो रही है तो गवर्नमेंट को जगह बढ़ानी पड़ेंगी, ठीक है। तो जगह बढ़ सकती हैं उसके बाद, क्योंकि इतने नंबर लाना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। फिर रीट जैसी एग्ज़ाम कट ऑफ अगर इतनी जाने लग गई तो मुश्किल हो जाएगा। तो कट ऑफ 125 से नीचे रहेंगी, ठीक है। जो सारी सेकंड लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, 125 या खींच के 126 भी नहीं जाएगी, 125 से नीचे ही रहेंगी, ठीक है। तो जिसके ओवरऑल 125 बन रहे हैं वो तो श्योर रह सकता है। लेकिन अभी के नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी तो बोर्ड वाली आंसर की से जब मैच करेंगे तो नंबर घट सकते हैं। फिर ग्रेजुएशन के जुड़ के 10% 90% वाला मैटर करके आपके 2-3 नंबर गिर सकते हैं। तो आप अगर आपके ओवरऑल 125 नंबर बैठ जाते हैं, या मतलब 125 पे आप श्योर हो सकते हैं कि यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा। और SC ST वाले 124 पर भी श्योर हो सकते हैं। और देखिए इस बार पहले कट ऑफ में 2 नंबर का भी फ़र्क हो सकता था, जैसे जनरल की 115 है तो हो सकता है SC ST 112 हो, 111। इस बार यकीन मानिए आप 1 नंबर पर लड़ाई हो जाएगी सबके बीच में, क्योंकि एक नंबर पर हज़ारों लोग जो है रहेंगे। तो इस बार कट ऑफ में ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। अगर जैसे मान लो 124 जनरल की गई है तो उसी चीज़ में 123 OBC की जाएगी, EWS की भी 1-2 नंबर के अंतर में SC ST की निकल जाएंगी, ठीक है। तो और बाकी लोड लेने की ज़रूरत है नहीं, जो स्टूडेंट कर सकता है वो तो कर ही दिया उसने, मेहनत सबने की थी, ये बात सही है। और इस एग्ज़ाम से ये बिल्कुल अंदाज़ नहीं लगाया जा सकता कि जिसका नंबर आ रहा है वही पढ़ा लिखा है, जिसका नहीं आया वो नहीं पढ़ा था या वो एलिजिबल नहीं था, ऐसा नहीं है। इस बार जितना बुरा सिस्टम रहा है पेपर का, देखिए आने जाने की सुविधा ठीक थी, सारी व्यवस्थाएं बढ़िया थी, लेकिन पेपर को लीक होने से नहीं रोक पाए। इसमें सबकी कमी है, ऐसा नहीं हो सकता कोई एक आदमी कुछ काम कर सके, ठीक है। ये सारा सिस्टम ही जो है डैमेज ही समझो इसको, बहुत भ्रष्टाचार घुस चुका है इस तरीके से एग्ज़ामों में। आगे पटवारी की एग्ज़ाम आने वाली है, उसमें शायद कुछ नए तरीके मिलें पेपर लीक करवाने के, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ कर नहीं सकते आप। आगे जो वैकेंसी आ रही है उसकी पॉजिटिव रहकर तैयारी कर सकते हैं। अगर ये सोचने लग जाएँ छोड़ो जॉब, तो फिर कोई सेंस नहीं है इतनी जल्दी हार मानने से। आप आगे जो है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें और अपने स्कोर आप नीचे कमेंट करें, आपका कितना बन रहा है, ठीक है, कौन से लेवल से कितना आपका स्कोर बन रहा है और आपका जो ग्रेजुएशन में परसेंट कितनी है, उसके हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं। जितने ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे तो आप कमेंट्स आप भी देखें और उससे पता चल पाएगा कितने लोगों कितने। और गलत कमेंट ना करें कि बेमतलब भी बता रहे नंबर है, गलत बता रहे हैं, ठीक है, सही से, ताकि देख सके कितने लोग किस स्कोर पर पहुंच पा रहे हैं। पहले मैंने कमेंट्स देखे थे पिछली वीडियोज़ पर, तो कोई बता रहा है 135 बैठ रहे हैं, 138 बैठ रहे हैं। और लेवल फर्स्ट में देखिए, लेवल फर्स्ट में 2 मैटर हैं। अगर बीएड वालों को शामिल किया जाता है तो STC वालों के लिए जॉब मिलना मुश्किल है। मतलब ये समझ लिए आप कि सेकंड लेवल वाले साइंस वाले ज़्यादा सीटों को ले जाएंगे, क्योंकि उनके नंबर बहुत हाई बैठ रहे हैं। उसमें मेरे खुद के 133 नंबर बैठ रहे हैं। तो ये मान लीजिए STC वाले अभी 120, 122, 123, 124 बस इतने पे ही आसपास स्कोर पर घूम रहे हैं, 125 तक मान लो। और जो इसमें बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे काफ़ी, तो वो लोग 130 के लगभग हैं। तो देखिए जिसके फर्स्ट लेवल में 130 से ऊपर बैठ रहे हैं सेकंड लेवल वाले के, उसके अगर खुद के में भी 125 से ऊपर बैठ रहे हैं तो वो तो सेकंड लेवल में चला जाएगा, उससे कंपटीशन नहीं है। लेकिन जो 130 के समथिंग है उससे नीचे हैं 125 से नीचे, तो दोनों में बहुत अच्छा कंपटीशन रहेगा, बीएड और रीट वालों में, बीएड और STC वालों में। लेकिन ऐसा होगा नहीं, देखते हैं कोर्ट क्या देता है। बाकी कोई बोल रहा था कि सेंट्रल में जॉब दे दी है, यही मैटर था। अगर वैसा रहता है तो देनी पड़ेगी, कोर्ट को जो है ऑर्डर देने पड़ेंगे कि बीएड वालों को एग्ज़ाम में मतलब ज्वाइनिंग दी जाए। तो STC वालों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और अगर नहीं देते हैं, अगर बीएड वालों को अनुमति नहीं मिलती है इसमें ज्वाइनिंग की, तो ज़्यादा कट ऑफ मत मान के चलिए आप, 120 के समथिंग कट ऑफ रहेगी किसकी, STC वालों की। तो जिनके नंबर 120 से ऊपर हैं तो बहुत अच्छी दौड़ में रहेंगे, 125 से ऊपर श्योर सिलेक्शन फर्स्ट लेवल में, क्योंकि इतनी ज़्यादा भी कट ऑफ में नहीं जाएगी। अगर बीएड वाले नहीं रहेंगे तो कट ऑफ कमी जाएगी। उसमें बहुत सारे जो है वैकेंसी हैं, 17,000 पद हैं, बहुत होते हैं 17,000, 1,000-2,000 पद नहीं है, 17,000 बहुत होते हैं। अगर बीएड वाले उसमें शामिल नहीं होते हैं तो आप 125 से ऊपर अपना सिलेक्शन श्योर समझें। बाकी आप अपना स्कोर कमेंट करें कितना बैठ रहा है। मेरा फर्स्ट लेवल में 133 बैठ रहा है और सेकंड लेवल में 128 से 129 मान सकते हैं। बाद में स्कोर घट भी सकता है। मैंने पहले वैसे 2 नंबर कम बताएं, लेकिन वो तो बाद में पता चलता है कितना आता है रिज़ल्ट, क्योंकि और भी गलतियाँ हो सकती हैं खुद की वहाँ पर OMR गोले भरने में, जो भी है। अभी तो मैंने पेपर के हिसाब से थोड़ा आइडिया लगाया है। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें। और दोस्तों वो एक क्वेश्चन था जो आपने वीडियो देखी होगी, वायरल हो रही है काफ़ी सारी, कि जो शिक्षक लोग हैं वो 4 आंसर बता रहे हैं एक ही क्वेश्चन के।
सब अलग अलग आंसर बता रहे हैं, तो फिर कैसे ऐसे काम चलेगा। ठीक है, वो क्वेश्चन था कि जो मिड टर्म होती है, मध्यावधि परीक्षा, वो किस तरह की एग्ज़ाम है, ये क्वेश्चन था। ये अप्लाइड क्वेश्चन, देखिए सीधा क्वेश्चन नहीं है। सीधा क्वेश्चन होता है कि रचनात्मक क्या होता है, योगात्मक क्या होता है, या नैदानिक जो है परीक्षण क्या होता है। क्वेश्चन ऐसे नहीं था। उसने क्या किया कि आप एग्ज़ाम की डेफिनेशन तो जानते हैं कि योगात्मक ये होता है, रचनात्मक ये होता है, और जो भी नैदानिक ये होता है। तो उसने कोई एग्ज़ाम उठाई नॉर्मली और आपसे सीधा पूछ लिया कि भाई साहब ये किस तरह की एग्ज़ाम है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, तो मिड टर्म एग्ज़ाम किस तरह की एग्ज़ाम है, आपने जैसे इंजीनियरिंग में होती हैं ज़्यादा, मैंने तो उसका ही सुना है, बाकी और भी होती है। मध्यावधि परीक्षा तो कुछ भी हो सकती है। तो कई सारे इसको योगात्मक बता रहे हैं, रचनात्मक भी बता रहे हैं, आपने वीडियो देखी होंगी, कोई नैदानिक भी बता रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मैं क्या करके आया हूँ वो मैं बताता हूँ। बाकी देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा ज़रूर है इसमें रेशो हर एग्ज़ाम का, लेकिन इसका आंसर क्या ज़्यादा माना जा सकता है, बाकी तो बोर्ड के आंसर की बताइए उस टाइम पता चलेगा, लेकिन मैं इसमें रचनात्मक करके आया हूँ। ठीक है, क्योंकि देखिए योगात्मक जो एग्ज़ाम होती है, योगात्मक होती है मतलब अवधि के बाद। ठीक है, योगात्मक का मतलब होता है एक निश्चित अवधि के बाद ली जाने वाली परीक्षा, वो योगात्मक। चाहे कुछ भी हो, अर्धवार्षिक परीक्षा है तो उसमें पता है कि अर्धवर्ष, आधे वर्ष की अवधि के बाद ली जाने वाली परीक्षा। अब मध्यावधि में कुछ फिक्स नहीं होता है, बस ये पता है मध्य में कभी भी ले सकते हैं, मतलब उसकी कोई अवधि फिक्स नहीं। तो योगात्मक तो कैसे हो सकती है, मेरे हिसाब से योगात्मक इसलिए नहीं होगी। और नैदानिक में, निदान के बाद एक तो हम उपचार करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद ज़रूरी नहीं है कि मिड टर्म से हम उपचार ही करें। ऐसा थोड़ी कि मिड टर्म एग्ज़ाम लेके मध्य अवधि परीक्षा लेके कहीं भी आप और उसका उपचार करने के लिए ही ले रहे हैं, ऐसा नहीं ले नहीं सकते हैं। उपचार उससे कर सकते हैं आप, एग्ज़ाम लेके उसके रिजल्ट से देख के आप सुधार कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, लेकिन करते हैं ज़रूरी नहीं है, फिर तो वो किसी भी एग्ज़ाम से किया जा सकता है। आप योगात्मक का भी रिजल्ट देख के उससे जो कर सकते हैं। तो किसी भी एग्ज़ाम को नैदानिक भी बोला जा सकता है, उसमें अंतर ज़रूर होता है उद्देश्यों का। ठीक है, लेकिन ये इतना ज़्यादा नैदानिक में है नहीं कि ये परीक्षा नैदानिक हो सकती हैं। लेकिन अगर योगात्मक से जाएंगी तो नैदानिक हो सकती हैं, या तो रचनात्मक की होंगी। ठीक है, या ये नहीं होंगी तो फिर नैदानिक होंगी, और योगात्मक के चांस सबसे कम है। चांस तो इन तीनों के, देखिए सभी शिक्षक अपने आप में बेहतर होने की कोशिश करते हैं और अपने हिसाब से वो आंसर बताते हैं। और साइकोलॉजी क्वेश्चन थोड़े, काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं थोड़े क्या, जो डगमगा जाते हैं आंसर कि ये भी हो सकता है, ये भी, क्योंकि उसमें पॉसिबिलिटी होती है, चांस होते हैं, लेकिन आंसर वो माना जाता है जो सबसे ज़्यादा, जो जिसके चांस हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा चांस है मेरे हिसाब से रचनात्मक के हैं। अगर ये नहीं हुआ तो फिर नैदानिक, और अगर बोर्ड बिल्कुल ही उल्टा मानता है, कोई और ही लॉजिक देता है, तो आप वो उसको मान सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें ज़्यादा चांस रचनात्मक के हैं। पहली प्रायोरिटी रचनात्मक, उसके बाद नैदानिक, उसके बाद योगात्मक। बाकी एग्ज़ाम जो आंसर क्या आएगी उसमें पता चलेगा इसका आंसर क्या है। तो आप इस तरह टीचरों का भी मजाक भी ना उड़ाएं कि ये इस तरह के टीचर हैं। लेकिन एक तरह से ये भी देख सकते हैं कि टीचर इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, तो उनको तो शायद ये क्वेश्चन कभी आ ही जाना चाहिए, दिमाग में निकल जाना चाहिए एक बार। हम तो खैर पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उनके सामने होकर तो ये क्वेश्चन निकल जाने चाहिए कि ये एग्ज़ाम किस तरह की, ये किस तरह की है। बाकी जो भी है क्वेश्चन आ जाते हैं नए, नहीं बता पाते, इसका मतलब ये नहीं वो टीचर नहीं है। तो इस तरह मजाक के वे में उनको मत लीजिए टीचर्स की वीडियो को। वो कोई टीचर ऐसा नहीं होता जो खुद की मजाक उड़वाना चाहता हो या खुद गलत आंसर बताना चाहता हो। ठीक है, सब अपने आप में काफ़ी मेहनत करते हैं बेहतर होने के लिए। बाकी इंसान है, वो भी टीचर है, तो जो भी मिस्टेक हो जाती हैं या फिर कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें एक फाइनल रिजल्ट पर नहीं पहुंचा जा सकता है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इस तरह कम से कम ना सोचें।